पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के मॉडल पेपर का खंड अ और खंड ख का उपखंड क हल कर लिया था। आज हम उपखंड ख से शुरुआत करते हैं। उपखंड ख मतलब प्रश्न 5, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 और जिंक मतलब Zn से क्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 गैस बनाता है। ये तो इसमें कहा है अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ भी 2 हाइड्रोजन है। इधर 1 सल्फर अभिकारक की तरफ, उत्पाद की तरफ भी 1 सल्फर, ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 4 और उत्पाद की तरफ भी 4 है। Zn इधर 1 है, इधर भी 1 है। इस प्रकार यह एक संतुलित अभिक्रिया है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl प्लस मैग्नीशियम। HCl अम्ल जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो MgCl2 प्लस ये भी H2 गैस को निकालता है। इधर हम 2 क्लोरीन है, इधर 1 ही क्लोरीन है तो इधर 2 का गुणा कर देंगे तो इधर 2 क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और Mg1। इस प्रकार ये भी एक संतुलित अभिक्रिया हो गई। अब अगला प्रश्न तीसरा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन जब हम लिखते हैं तो N को N2 लिखते हैं क्योंकि ये हमारे प्रकृति में हवा गैस के रूप में N2 के रूप में पाई जाती है और हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं। मिल के अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये अमोनिया बनाता है। इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो नाइट्रोजन संतुलित हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूना 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार ये अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। अब अगला चौथा प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया। इसको लिखते तो नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं लेकिन मैंने लिख दिया O2 गैस। वायु में दहन होने का मतलब O2 गैस के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, जल मतलब H2O। इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। इधर 1 सल्फर, 1 सल्फर, इधर 1 2 3 ऑक्सीजन, इधर 2 ही ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ पे हमें 3 का गुणा कर दें तो इधर 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 3 2 5, इधर 2 ही रहेंगे तो इधर हमें 2 का गुणा करना होगा। इधर 2 2 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 दूना 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो यहाँ पे 2H2S करेंगे तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो हो जाएगा लेकिन सल्फर जो होगा वो असंतुलित हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 4 कर दें यहाँ पे अगर 4 कर दे तो हमारा
यहाँ पे 2H2S प्लस 2, यहाँ पे 2O2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2SO2 प्लस H2। इसको फिर से लिख देते हैं 2H2S प्लस 2O2 2SO2 प्लस H2O। अब देखते हैं ये संतुलित है या नहीं। यहाँ पे 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर और यहाँ पे 2 सल्फर। इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। यहाँ पे 2 है। अब अगला प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित का कारण बताइए। पहला है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लेटिनम सोना चांदी एक धातु है और धातुओं में तन्यता का गुण विद्यमान होता है। ये चमकदार होते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इनका ऑक्सीजन के साथ कम क्रियाशील होने का मतलब, जैसे लोहे को खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है, सोने को खुले छोड़ने पर उसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कम क्रियाशील होता है। यहाँ पे है जैसे प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं अत्यंत तन्य, आघात वर्धनीय तथा चमकदार होती हैं। इनका ऑक्सीजन से बंधुता अत्यंत कम होती है, इस कारण से ये वायु की ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया नहीं करते। अब दूसरा प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। मतलब धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड के रूप में क्यों परिवर्तित किया जाता है? क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड का अपचयन उतना सरल नहीं है जितना ऑक्साइड का अपचयन करना सरल होता है। इसलिए पहले धातु को कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, फिर उसका अपचयन कराते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तित करने पर उसके सारे अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती हैं। यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में है, जैसे कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है और इससे अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती हैं, जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। सहसंयोजी आबंध वो आबंध होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पे बनते हैं। जैसे हो गया HCl। HCl में हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन साझा किया है और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है, जिससे इनके बीच एक सहसंयोजक आबंध बना। उसी प्रकार सहसंयोजक आबंध किसे कहते हैं? वह रासायनिक आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन मतलब साझेदारी वह रासायनिक आबंध जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझेदारी होता है, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CH4 को मीथेन गैस कहते हैं या मार्स गैस कहते हैं। ये जो CH4 है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके एक यौगिक बनाता है, जिसे CH4 कहते हैं। अब सहसंयोजी आबंध के लक्षण। सहसंयोजी आबंध से बने यौगिकों में कार्बनिक यौगिकों में विलेयता होती है। मतलब सहसंयोजी आबंध से बने जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं।
दूसरा होता है आबंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होने पर प्रायः सहसंयोजी आबंध बनता है, क्योंकि 4, 5, 6, 7 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अष्टक को प्राप्त करने के लिए अति उत्तेजित होते हैं, इसलिए वो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 7 का दूसरा, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम CH3, CH2, CHO। ये एल्डिहाइड समूह है, इसका पहले अंकन करेंगे। जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है तो उसका वहीं से अंकन करते हैं। तो 1, 2, 3 कार्बनों के लिए मूल शब्द प्रोप लगता है। प्रोप, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्रोपेन प्लस। CHO के लिए हम ऑल लिखते हैं, प्रोपेनल। अब दूसरा है CH3, CO, CH3। ये कीटोन समूह का है, तो यहाँ से अंकन जिस सिरे से इसका अंकन नज़दीक से होगा, कम अंकन प्राप्त होगा, उसी सिरे से इसका अंकन करेंगे। 1, 2, 3 इधर से भी कर सकते हैं तो वही समान प्राप्त होगा। IUPAC के लिए इसका मूल शब्द प्रोप ही रहेगा, प्रोपेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, प्लस कीटोन के लिए हमारा द्वितीयक अनुलग्न होता है ओन, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। अगला प्रश्न है, कठोर जल को साबुन से उपचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल जो होता है, जल शुद्ध नहीं होता है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट और क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। वही जो झाग के साथ मैल भी बाहर आती है, तो जो साबुन के साथ अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, इसी अघुलनशील पदार्थ के कारण झाग आसानी से नहीं बनता और साबुन अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। जैसे कोई अधिक मैला कपड़ा हो, उसमें साबुन अधिक लगाने से ही झाग बनता है, साबुन कम लगाएंगे तो उसमें झाग नहीं बनता है। कठोर साबुन और जल के मिश्रण से झाग जो होता है मैले के साथ बाहर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न, उपखंड ख में तो हमें इतना ही करना था, लेकिन प्रश्न 7 का अथवा भी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता मतलब होता है जैसे भोजन को 2-3 दिन तक रखने पर उसमें गंध आने लगती है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। वो इस कारण होता है क्योंकि वसा और तेल जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता, जब भोजन में तेल और वसा ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो भोजन का स्वाद और गंध बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाएं भोजन के पोषण को भी समाप्त कर देती हैं। जब भोजन का स्वाद ही बदल गया तो भोजन का पोषण भी समाप्त हो जाता है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वह अभिक्रियाएं जिनमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकारक तथा द्वितीय क्रियाकारक का अपचयन होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें परमाणुओं के ऑक्सीकरण की अवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे में जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर नीचे कॉपर जो है तली में बैठ जाता है। अब तीसरा है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया मतलब एस्टर का निर्माण किसी दो क्रियात्मक समूह पे
किन्हीं दो क्रियात्मक समूह के यौगिकों को मिलाने पर एस्टर का निर्माण होता है। तो वो कौन से दो क्रियात्मक समूह एस्टर का निर्माण? पहला COOH और OH, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के मिलने से एस्टर का निर्माण होता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक एल्कोहल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में CH3COOH और C2H5OH, जिसे एथिल अल्कोहल एथेनॉल कहते हैं, को सांद्र H2SO4 के उत्प्रेरक के उपस्थिति में CH3COO C2H5 मतलब एथिल एथेनोएट और जल का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया एक एस्टरीकरण अभिक्रिया है।